लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आईआर के कोर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। कि अगर आपको एक सेंटेंस में ये बताना पड़े कि आईआर किस चीज को डील करती है, तो वो आईआर स्टेट बिहेवियर को डील करती है। स्टेट बिहेव कैसे करती है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट कैसे बिहेव करती है, सारी स्टेट्स कैसे बिहेव करती है, स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। जो स्टेट्स का इंटरेक्शन है वो बेसिकली स्टेट्स का बिहेवियर है, ठीक है। तो आई आर स्टेट बिहेवियर में इंटरेस्टेड होता है, पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। फिर हमने कहा था कि हम आई आर को या स्टेट को क्यों पढ़ते हैं, और हमने और आपने ये डिस्कस किया था कि हमारी जिंदगियों में, मॉडर्न लाइफ्स में, आजकल में ये जो मॉडर्न स्टेट है हमारी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप लाइफ कंसीव ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि लाइफ जो है वो स्टेट के बगैर आजकल के मॉडर्न पीरियड में आप कैसे गुजारोगे। आपकी जितनी भी नीड्स हैं, ठीक है, वो आपको स्टेट पूरी करती है। तो स्टेट ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ्स में अगर कोई चीज़ रिलीजन के बाद इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक, तो वो स्टेट है। और हमने देखा था कि स्टेट चेंज कर देने से आपकी और हमारी और किसी की लाइफ पे कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। फिर हमने देखा था कि स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं, हम स्टेट से कौन सी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और हमने देखा था कि हमारी वो एक्सपेक्टेशंस कैसे टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं, ठीक। फिर हमने सिर्फ नाम लिए थे कुछ ट्रेडिशनल आईआर थीरीज की, और हमने कहा था ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोर क्वेश्चंस हैं, और जो स्टेट के फंक्शंस हैं, ये थीरीज इनको कैसे एड्रेस करती हैं, या थीरीज इनके साथ कैसे इवॉल्व होती हैं। हम पढ़ रहे थे कि थीरी हमें क्यों चाहिए। बेसिकली हमारा कोर्स है थीरीज का, आईआर थीरीज का। तो थीरीज हमें क्यों चाहिए होती, हमने कहा था कि हर डिसिप्लिन में जो थीरीज होती हैं वो बेसिकली उस डिसिप्लिन का क्राउन होती हैं। अगर डिसिप्लिन के सर का ताज कोई चीज होती है तो वो थीरी होती है, ठीक है। थीरीज हमारी कम्प्लेक्स वर्ल्ड को जिसमें हम जीते हैं उसको सिंप्लीफाई करती हैं, ठीक? हमें सिंप्लीफाई करके, आसान करके दुनिया दिखाती हैं। दुनिया देखने के, दुनिया समझने के हमें लेंस देती हैं, ठीक है। इतनी कम्प्लेक्स वर्ड हम नहीं समझ सकते, इसके भी इसमें जो पैटर्न्स हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वो हम नहीं समझ सकते अनलेस के हमारे पास कोई थीरीज हों जो हमें गाइड करें ये चीज़ें समझने के लिए। थीरीज परफेक्ट नहीं होती, वो आपको हर चीज़ नहीं बताती, लेकिन वो आपको एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव देती हैं जिससे आप जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो, कोई पैटर्न आप उसमें से जो है वो डिवाइस कर सकते हो। और हम फाइनली डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स क्या होते हैं थीरीज के, अच्छी थीरीज के क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ था। आज हम देखते हैं कि आईआर की थीरीज जो है, जो भी ट्रेडिशनल थीरीज हैं, ये इवॉल्व कैसे हुई है, यानी बनी कैसे, थीरीज बनती कैसे। किसी जगह पे कोई चीज़ पड़ी होती है जो डिस्कवर हो जाती है, जैसे नेचुरल साइंसेज में होती है, कोई लॉज है हमने डिस्कवर कर लिए, कोई इन्वेंशन है हमने बना लिया है, ठीक। तो थीरीज के साथ क्या है, थीरीज कैसे बनती हैं, कहाँ से आती हैं थीरीज। तो चार मेजर पर्सपेक्टिव्स, कितने पर्सपेक्टिव्स हमने देखे थे, कौन कौन से। रियलिज्म, लिबरलिज्म, इंग्लिश स्कूल और आईपीई। कैपिटलिज्म की मुझे आवाज आई थी, कैपिटलिज्म आईआर की थ्योरी नहीं है। कैपिटलिज्म एक पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक्स का, लिबरल इकोनॉमिक्स का। वो हम लिबरलिज्म में देखेंगे कि लिबरलिज्म जिस वक्त इकोनॉमिक्स पे अप्लाई होती है, ठीक है। लिबरलिज्म
जिस वक्त ये फिलॉसफी स्टेट पे अप्लाई होती है, हमारे पास डेमोक्रेसी आती है, हमारे पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हमारे पास कॉपरेशन आती है। यही फिलॉसफी जिस वक्त हम इकोनॉमिक्स की रील में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम फिर जो है वो देखते हैं कैसे कैपिटलिज्म की तरफ जाती है, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नीचे कैसे लिबरल इकोनॉमिक्स होती है। तो कैपिटल हर इज्म जो है वो आईआर की थ्योरी नहीं है कि जिसके साथ इज्म लगा हो, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वो आईआर की थ्योरी है। आईआर की जो मेजर थ्योरीज हैं वो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, वो ये रियलिज्म, लिबरलिज्म, इंग्लिश स्कूल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या हुआ? हाँ, ये जो है हर इज्म जो है ये थ्योरी नहीं है आईआर की। ये किसी और ब्रादरीज़म जो है ये आपकी सोसाइटी की या पॉलिटिक्स की थ्योरी हो सकती है। आपकी जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है ये उसको एक्सप्लेन कर सकती है कि लोकल लेवल पे आप और मैं या कुछ लोग जो है वो वोट कैसे करते हैं। अगर आप समझना चाहो वोटिंग कैसे हो रही है, किस बेसिस पे वोट हो रही है, तो ब्रादरीज़म आपको बता सकती है कि बरादरी की बेस पे वोटिंग होती है, ज़्यादातर होती है। यानी अगर आपका क्वेश्चन जो है वो वोटिंग को समझना है कि लोग वोट कैसे करते हैं, क्यों लोग जो है वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, तो उस कम्प्लेक्सिटी को ब्रादरीज़म एक तरीके से सिंप्लीफाई कर देगी, आपको बता देगी। आप 1000 लोगों की वोटिंग समझनी, आप देखोगे अच्छा इन सब ने जो वोटिंग की है ये बेसिकली अपनी बरादरी को फॉलो कर रहे हैं। तो रूल वही है कि वो एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में आपको थ्योरी बता रही है कि पॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है, वो कैसे होता है, लोग कैसे वोट करते हैं। इसकी डोमेन आईआर की थोड़ी ब्रॉड है, ठीक है। ये लोकल के साथ इतना डील नहीं करती जितना इसके नाम में है इंटरनेशनल, उसके साथ डील करती है। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स कैसे बिहेव कर रही हैं, आपने इंडिविजुअल का सिर्फ ये देखा कि इंडिविजुअल का एक बिहेवियर आप सिर्फ नोट कर रहे हो कि इंडिविजुअल वोट कैसे करता है, ठीक है, एक बिहेवियर सिर्फ उसका वोटिंग बिहेवियर कैसा होता है। तो वो आपने ब्रादरीज़म बताया कि ब्रादरीज़म इंडिविजुअल के वोटिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की एक थ्योरी है, ठीक। तो इमेजिन करें कि इंडिविजुअल भी और स्टेट्स भी कितनी तरीकों से बिहेव करती हैं। हर लम्हे वो जब इंटरेक्ट कर रही होती हैं दूसरी स्टेट्स के साथ, या इश्यूज को एड्रेस कर रही होती हैं, या उनको रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, तो बेसिकली वो बिहेव कर रही होती हैं। तो उन सारा बिहेवियर समझना ये कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। आईआर के साथ इशू यही है कि आईआर जो है बहुत कम्प्लेक्स वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक? इसलिए हम कभी भी जो है वो एक थ्योरी पे, एक पर्सपेक्टिव पे खड़े नहीं हो सकते। तो जो क्वेश्चन है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला समझने वाला कि ये थ्योरीज जो हैं ये जितनी भी हैं ये हैं क्या, और ये कैसे बनती हैं। ये कोई ऑब्जेक्टिव चीजें थ्योरीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये कोई चीज है इस मार्कर की तरह जो किसी ने कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया। ये कोई लॉ है नेचुरल साइंस का, या कोई डिस्कवरी है जिसको डिस्कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो ये थ्योरीज जो हैं ये होती क्या हैं, ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती, ठीक? और ये हम देखेंगे कि थ्योरीज जिस वक्त बनती हैं ये बन रही होती हैं, इवॉल्व हो रही होती हैं, डिवेल्प हो रही होती हैं। तो ये हमें बताएंगे कि इसकी डिवेलपमेंट कैसे होती है। ऑब्जेक्टिव ये इसलिए भी नहीं होती कि ऐसा भी नहीं है कि आप किसी 5 स्कॉलर से या 10 आईआर स्कॉलर से पूछो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है, तो वो 10 आपको स्कॉलर्स या 5 स्कॉलर्स आपको कोई एक नाम बताएं, वो कहें जी रियलिज्म अच्छी है या कहें लिबरलिज्म अच्छी है। तो ऐसा भी नहीं है। या आप स्कॉलर से पूछो कि आप इन थ्योरीज को कैटेगराइज करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट, या किसी भी तरीके से इनको कैटेगराइज करो,
तो उस पे भी स्कॉलर्स का, आईआर स्कॉलर्स का कोई कंसेंसस नहीं होगा, ठीक है, कि इसको हमने कैटेगराइज कैसे करना है, क्योंकि थीरीज ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल, एक सब्जेक्टिव सोशल साइंस की एक पर्सपेक्टिव है। आप और मैं एग्री कर सकते हैं शायद कि हमारी जो मुल्क है या हमारी जो सिचुएशन है या जो ख़ास पीरियड है 1930 से 1950 तक, उस पीरियड को एक थीरी रियलिज्म काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी आगे यही थीरी आपको एक्सप्लेन करती रहेगी, ठीक है। यही वजह है कि थीरीज जो होती हैं वो इवॉल्व होती हैं, यानी थीरीज कहीं से अचानक से नहीं आ जाती, बन नहीं जाती, डिस्कवर नहीं हो जाती, वो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस के साथ इवॉल्व होती हैं। अगर आपने बुक देखी हो तो उसमें आपको इसी चैप्टर में एक बॉक्स नजर आया होगा 2.1। तो रफली आपको ये पैटर्न नजर आएगा कि आईआर की थिंकिंग जो है वो इवॉल्व कैसे हो रही है। और ये सिर्फ आईआर के साथ कॉमन नहीं है, ये मोस्टली आपको सोशल साइंसेस के हर डिसिप्लिन में ऐसी ही एवोल्यूशन नजर आएगी, ऐसी ही डेवलपमेंट नजर आएगी कि कुछ चीजें जो होती हैं वो हिस्ट्री में, टाइम में हो रही होती हैं। वार हो रही है, कोविड आ रहा है, और डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो चल रही हैं दुनिया में, ठीक है। वो डेवलपमेंट्स जो होती हैं वो हमारी थिंकिंग को, हमारी वर्ड को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। हमारी थिंकिंग इवॉल्व क्यों हो रही होती है, ठीक है, इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से जो हिस्ट्री में चल रही होती हैं। वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, 9/11 का इंसिडेंट हुआ, और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हिस्ट्री में। उसके बाद कुछ बाकी फील्ड्स में भी डेवलपमेंट हो रही होती है। एक तो यह है कि हिस्ट्री में या इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। एक ये है कि बाकी जो फील्ड्स हैं, अब आईआर कोई इंडिपेंडेंट फील्ड नहीं है, आप इसको जो है वो बाकी फील्ड से इलादा नहीं कर सकते किसी भी सोशल साइंस को। सोशल साइंसेज जो हैं वो इन इसीलिए इनको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं कि ये एक दूसरे डिसिप्लिन से जो है वो बारो करती हैं। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यानी आपको नजर आ रहा होगा कि ये आईआर की कोई इलादा फील्ड नहीं है, इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी है जो स्टेट को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर सोशियोलॉजी भी है जो स्टेट को डिस्कस कर रही है। यानी अगर हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो है वो स्टेट है, तो स्टेट को सिर्फ आईआर नहीं एड्रेस कर रही, आईआर नहीं पढ़ रही, ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी इंटरेस्टेड है स्टेट में कि स्टेट में क्या हो रहा है, सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं स्टेट में क्या हो रहा है, जो लॉ वाले वो भी इंटरेस्टेड हैं कि स्टेट में कौन से इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, जुडिशरी क्या कर रही है, उनकी अपनी फील्ड डेवलप हो रही है। तो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं बाकी डिसिप्लिन्स में, ठीक है, इवन साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, ये हम आगे चल के देखेंगे कि कुछ डेवलपमेंट्स नेचुरल साइंसेज में हो रही है। नेचुरल साइंसेज अपना मेथड जो है इंक्वायरी का वो बना रहे हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं या पढ़ते हैं या उसके बारे में हमें कैसे इल्म हासिल करना चाहिए। तो वो डेवलपमेंट्स भी इफेक्ट कर रही हैं इस सारी थिंकिंग को, ठीक है। तो दो एक्सट्रीम्स पे क्या है, आपकी डेवलपमेंट जो दुनिया में हो रही है वो क्या है, ठीक है, और आपकी डेवलपमेंट जो बाकी डिसिप्लिन्स में हो रही है वो क्या है। और सेंटर में आपके अपने स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, यानी वो भी तो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये जितने भी हमने देखे अभी जिनके नाम लिए हैं, रियलिस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, मार्क्सिस्ट हो गए, इंग्लिश स्कूल वाले हो गए, और स्कॉलर्स हो गए, बेसिकली ये भी यहाँ पे डिस्कशन में। और इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो हम करते हैं डिबेट्स। कि आईआर की थीरीज में जिस वक्त आप कहोगे कि
IR की कितनी डिबेट्स हैं, ठीक है। तो वो फिर आपको डिबेट 1, डिबेट 2, 3, 4, 5 डिबेट्स नजर आएंगी, यानी डिस्कशंस नजर आएंगी जो IR स्कॉलर्स में हो रही हैं आपस में। तो जो चीज समझने की है वो ये है कि जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं, जिनको हम थीरीज कहते हैं, ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती, ठीक है। ये डेवलपमेंट इनकी एवोल्यूशन के थ्रू होती है। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं होते कि इस पे, जिस तरह नेचुरल साइंसेज में मोस्टली चीज़ों पे लोगों का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आप एक दफ़ा कोई चीज़, कोई लॉ डिस्कवर कर लेते हो, कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते हो, तो मोस्टली नेचुरल साइंसेज में लोग एग्री करते हैं उस पर, ठीक है। नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज में यही फर्क है कि सोशल साइंसेज में ये एग्रीमेंट जो होता है ये नहीं होता। आप एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हो। तो यही IR स्कॉलर्स जो है, ये इसमें हम IR में कहते हैं कि डिबेट्स हो रही हैं IR में। इसका जो डिसिप्लिन है वो इवॉल्व कर रहा है। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं, और ये अप्रोचेज इवॉल्व जिस वक्त हुई है या डिवेल्प जिस वक्त हुई है, तो ये 3 ब्रॉड डिवेलपमेंट्स जो है ये इनको इफेक्ट कर रही हैं। और ये डेवलपमेंट्स ऐसा नहीं है कि इफेक्ट करके रुक गई हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो आज से 100 साल बाद भी अगर दुनिया रही, ठीक है, एग्जिस्ट करती रही, खत्म ना हो गई, तब भी यही प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसे ही हिस्टोरिकल चेंजेस जो हैं वो हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करती रहेंगी। ऐसे ही दूसरे डिसिप्लिन्स की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करती रहेंगी। और ऐसे ही जो IR स्कॉलर सेंटर में बैठे हुए हैं वो आपस में डिबेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट आपके जहन में होना चाहिए कि थीरीज जो होती हैं वो इवॉल्व कैसे होती हैं। मोस्टली डिसिप्लिन्स में ऐसा ही होता है। IR जो है वो कोई के साथ कोई चीज खास नहीं है, ठीक? तो यहां से आगे हम जाते हैं हमारी डिबेट्स पे। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जो है वो नेक्स्ट समझने वाली है कि IR की डिबेट्स कौन सी होती हैं, नहीं है। तो IR का डिसिप्लिन नोट कर लें, जो इवॉल्व हुआ है या इवॉल्व हो रहा है वो ऐसे इवॉल्व हो रहा है, यानी अभी अभी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स नहीं देख रहे, बाकी डिसिप्लिन्स की डेवलपमेंट नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं जो अंदर हमारे डिबेट्स हो रही हैं IR में, वो कौन कौन सी डिबेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली डिबेट जो IR में हुई है 1930s में, रफली 20s 30s में, 30s 20s 30s, हाँ, ये हुई है लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच में। फर्स्ट डिबेट की हम बात करें कि हमारी फर्स्ट डिबेट हो रही है IR स्कॉलर्स की, और वो हो रही है रियलिस्ट के बीच में और लिबरल्स के बीच में, ठीक है। ये 19 रफली 1920s 30s 40s की ये डिबेट है, उस दौर की ये डिबेट हुई है, ठीक? ये हम डिटेल में देखेंगे ये डिबेट थी क्या, लेकिन एक ओवरव्यू सिर्फ आपको कि पहली डिबेट आपको एटलीस्ट जो है वो याद होना चाहिए कि फर्स्ट डिबेट क्या है IR की मेजर डिबेट्स क्या हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं मेजर डिबेट से आपका डिसिप्लिन, आपकी थीरीज जो हुई हैं वो इवॉल्व हुई हैं। तो पहली मेजर डिबेट है रियलिस्ट की और लिबरल्स की, और इसी चीज़ पे डिबेट है कि दुनिया को या इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का अच्छा पर्सपेक्टिव रियलिज्म है या लिबरलिज्म है, ठीक। फिर दूसरी डिबेट आई है जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, जो कि यही हैं दो उस वक्त, रियलिस्ट और लिबरल्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि बाकी जो सब्जेक्ट्स में, फील्ड्स में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो भी हमें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये एक फॉरेन डेवलपमेंट थी, ये बेसिकली बिहेवियरलिज्म, हम उस मूवमेंट को कहते हैं जो मूवमेंट
साइंस से, नेचुरल साइंसेस से इंस्पायर्ड थी। वो लोग, वो स्कॉलर, सोशल साइंटिस्ट जो नेचुरल साइंसेस से इंस्पायर्ड इसलिए थे कि 1900s तक नेचुरल साइंसेस ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली थी। आपकी ज़िंदगियां जो हैं और हमारी ज़िंदगियां उसने काफ़ी आसान कर दी थी। मेडिकल साइंस में आप डेवलपमेंट देखें कहाँ तक हो गई थी, फिजिक्स में देखें, इंजीनियरिंग में देखें, आपके लिए जो है वो गाड़ियाँ बन गई हैं, जहाज़ बन गए, मेडिसिन बन गई हैं, आपकी लाइफ्स कितनी जो है वो आसान हो गई हैं। ठीक, तो ये अचीवमेंट जो थी नेचुरल साइंसेस की, ये अचीवमेंट जो थी ये उनने हासिल की जिस प्रोसीजर के को कहते हैं साइंटिफिक मेथड, कि चीज़ों को जानने का, नॉलेज को क्रिएट करने का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए। तो बिहेवियरलिज्म उस मूवमेंट का नाम है कि स्कॉलर्स ने उस मेथड को उठा के सोशल साइंसेज में लाने की कोशिश की, कि हम सोशल साइंसेज में उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल साइंसेज ने इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं, उनने इतनी चीज़ें बना ली हैं, यानी इतनी अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर कर दिया है। हम क्यों ना इस मेथड को उठा के लाएं और हमारे जो क्वेश्चंस हैं कि स्टेट कैसे बिहेव करती है और वॉर क्यों होती है और पीस कैसे होता है, तो हम भी कोई इस तरह के कोई अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव कोई जवाब बनाएं, हमारे पास भी कुछ हो। तो इस मूवमेंट ने, बिहेवियरलिज्म ने, ये मूवमेंट इसने आके आईआर को इंस्पायर किया। ठीक है, किसकी बात क्वेश्चन की नहीं हो रही यहां पे, बात ये जो डिबेट है ये डिबेट मेथड की है। इस डिबेट ने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया, फोकस चेंज नहीं किया कि स्टेट से अब हमारा फोकस कहीं और चला गया है। आईआर अभी भी स्टेट में इंटरेस्टेड है, आईआर अभी भी स्टेट बिहेवियर में इंटरेस्टेड है, लेकिन जो आंसर है हमारा जो हम दे रहे हैं उसके लिए मेथड क्या यूज करेंगे। ठीक है, उस आंसर तक हम पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो ये डिबेट जो थी बेसिकली ये मेथडोलॉजी की डिबेट थी। आप देखेंगे जिस वक्त हम ये क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो बेशुमार इसमें आपको अजम्पशंस नजर आएंगी कि दुनिया ऐसे काम करती है, ह्यूमन नेचर ऐसी होती है। तो इनका ये कंसर्न था कि इन सारी बातों को आप जो है वो वैलिडेट कैसे कर रहे हो, आपके पास किस तरीके से आप मैयर कर रहे हो, ये बातें कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपकी अगर थ्योरी है कि ह्यूमन नेचर जो है वो इफेक्ट करती है, तो आपके पास डाटा भी होना चाहिए और वो डाटा उस थ्योरी के साथ जो है वो कंफर्मिटी होनी चाहिए, उसके साथ उसका तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी भी फिलोसॉफिकल बातें वो आप उसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक, तो सेकंड डिबेट जो है उसने सिर्फ आईआर को नहीं, ये 1950s 60s में ये बिहेवियरलिज्म जो मूवमेंट है ये पूरी सोशल साइंसेज में आई है, सिर्फ आईआर में नहीं आई। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जितने भी सोशल साइंस ये मूवमेंट सब में आई है। तो आईआर में जिस वक्त आई है उस वक्त जो है इसने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी रियलिज्म और लिबरलिज्म उसको इफेक्ट किया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल से अब हम जो है वो आगे इसके जो है वो प्रीफिक्स लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है नियो नियो। ठीक है, अब लिबरलिज्म जो है वो नियो लिबरलिज्म बन जाएगा, रियलिज्म जो है वो नियो रियलिज्म बन जाएगा। नियो का मतलब है कि ये उसका कोई नेक्स्ट वर्जन है। जैसे आपकी एप्स आती है ना, ऐप आप देखते हैं 16.1 वर्जन, आपका सॉफ्टवेयर ये वाला वर्जन, ये बेटा वर्जन है, ये तो इसी तरह थीरीज के भी वर्जन। तो जिस चीज ने लिबरलिज्म और रियलिज्म, जिसको हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहे हैं, ट्रेडिशनल थीरीज कह रहे हैं, इनको आके फोर्स किया है कि ये अपने आप को नई रियलिटी से जो है वो नई रियलिटीज को अडॉप्ट करें। तो इन दोनों ने फिर इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया। दूसरे अल्फाज में ये दोनों अप्रोचेस जो है साइंटिफिक अप्रोचेस बनने की इन्होंने कोशिश की है। बिहेवियरलिज्म से पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस से, ट्रेडिशनल लेंस से दुनिया को देखते थे।
ठीक है, जिसमें हिस्ट्री एक बहुत बड़ा लेंस था कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ से हम पैटर्न देखते थे, जिसमें फिलॉसफी एक बहुत बड़ा लेंस था, ठीक है, कि फिलॉसफर्स ने क्या कहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हमें बिहेवियरलिज्म ने कहा कि आके इनको प्रूव करो, ठीक। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स जो है ये फिर चेंज हो गए नियो रियलिज्म में और नियो लिबरलिज्म में। मैं जिस वक्त आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हम इसको फिर डिस्टिंग्विश कर देंगे कि एक क्लासिकल हो जाएगा, एक नियो हो जाएगा, ठीक है। और क्लासिकल और नियो में जो डिफरेंस होगी वो बिहेवियरलिज्म ला के डालेगा। क्वेश्चन सेम रहेंगे, फोकस सेम रहेगा, सिर्फ दुनिया को समझने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, अपने सवालों को आंसर करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक? तो ये आपकी सेकंड डिबेट है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस और बिहेवियरलिज्म। पहली जो आपकी डिबेट है ये हम देखेंगे इसमें कि इस डिबेट में रियलिज्म जो है वो जीता है, वो क्लियर विनर है। इस डिबेट के बाद 1930s के बाद रियलिस्ट जो है वो बड़े स्ट्रांगली इमर्ज हुए दुनिया में, ठीक है। रियलिस्ट लिटरेचर बड़ा स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है और उसका इफेक्ट आज तक आईआर में जो है वो महसूस किया जाता है। आज तक जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो सब रियलिस्ट हैं, ठीक है। जो सेकंड डिबेट है इसका कोई क्लियर विनर नहीं है, लेकिन ये है कि पूरी सोशल साइंसेज ने अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर दी है, ठीक है। अब हम दो मेथडोलॉजीज यूज करते हैं, एक इनसे इंस्पायर होके हम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, और कुछ हम जो है वो पुरानी आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए हम अभी तक क्वालिटेटिव काम भी करते हैं, ठीक। फिर जो इस रेवोल्यूशन के नतीजे में नियो नियो हमारी बन गई रियलिज्म लिबरलिज्म, ठीक है। अब देखें कैसे इवॉल्व हो रही है आईआर थिंकिंग। स्टार्ट हुई है हमारी क्लासिकल लिबरलिज्म से, रियलिज्म से, वहां से बिहेवियरलिज्म ने आके इसको चैलेंज किया है, ये नियो रियलिज्म नियो लिबरलिज्म बन गई है। यानी ये उस वक्त तक ट्रेडिशनल थीरीज थी आईआर की। फिर 60s 70s में ऑलमोस्ट मार्क्सिज्म आया, जो हमने कहा था इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक। उसने आके इन दोनों थीरीज को, लिबरलिज्म और रियलिज्म को चैलेंज किया। चैलेंज किया से मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ ये पर्सपेक्टिव नहीं है दुनिया को देखने का जो आप दो बता रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, डेवलपमेंट, ये चीजें भी मैटर करती हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न नहीं है दुनिया का। दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि किसके पास दौलत है, किसके पास नहीं है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। अगर रियलिज्म हमें ये बताती थी कि दुनिया में जंग इसलिए होती है क्योंकि हर किसी को पावर चाहिए, या इंसान जो है वो बेसिकली ह्यूमन नेचर जो है वो करप्ट है, वो ईगोइस्ट है, ठीक है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, इंसान करप्ट नहीं है। बेसिकली जब इंसान गरीब होता है, जिन मालिक के पास पैसे नहीं होते, गुर्बत मजबूर करती है आपको जंग करने पे, ठीक है। तो आप हमें जो पर्सपेक्टिव बता रहे हो कि ह्यूमन नेचर जो है वो होती ईगोइस्ट है और ह्यूमन नेचर जो है कन्फ्लिक्चुअल होती है, तो असल कहानी कहीं और एग्जिस्ट करती है। यानी इसने आके पूरी जो ट्रेडिशनल आईआर थी उसको चैलेंज किया, दुनिया को समझने का, स्टेट को समझने का, वॉर्स को समझने का, हमारे क्वेश्चंस को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव हमें दिया, ठीक? ये थर्ड डिबेट है। फिर अब ये रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये तीनों मेन स्ट्रीम यानी आईआर के पर्सपेक्टिव बन गए, ठीक है। मार्क्सिज्म भी बीच में आ गया। अब जो फोर्थ डिबेट है ऑन गोइंग है, ठीक, जो भी चल रही है, वो ये है कि जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स थे, जो 90s के बाद 2000 के साथ साथ इमर्ज हुए, उनने आके इन सब को चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी हम देखेंगे, ठीक। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ग्रीन आइडियोलॉजीज होगी, इन्वायरमेंट कैसे मैटर करती है, ठीक है। जैसे हमारा जिसे कहते हैं सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव,
नियो कलोनियलिज्म के इन सारी जो डिस्कशंस हो रही थी इसमें कलोनियलिज्म का कोई जिक्र ही नहीं था कि दुनिया की हिस्ट्री को कलोनियलिज्म ने, कलोनियल पर्सपेक्टिव ने, कलोनियल प्रैक्टिस ने कैसे इफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इनने आके ये इशू तो रेज किया मार्क्सिज्म ने कि कुछ मुल्क अमीर हैं, कुछ मुल्क गरीब हैं और कैसे सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब बेशुमार पर्सपेक्टिव और भी आ रहे हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव आ रहे हैं कि दुनिया को समझने का, आईआर को समझने का सिर्फ रियलिज्म, सिर्फ लिबरलिज्म, सिर्फ मार्क्सिज्म ये पर्सपेक्टिव नहीं है। मिसाल के तौर पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया को समझने का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि बाकी डिसिप्लिन्स में जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं। तो इस वक्त जहां पे, जिस जगह पे सोशल साइंसेस खड़ी है, हम एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट, पोस्ट मॉडर्न इरा में जी रहे हैं। ठीक है, जहां पे हमने जितने भी बड़ी बड़ी अपने कंस्ट्रक्ट्स बनाए हुए थे, अपने कंसेप्ट्स बनाए हुए थे कि लिबरलिज्म क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है, तो इन सब बड़ी बड़ी चीजों को आके अब यहां से पर्सपेक्टिव्स आते हैं, वो चैलेंज करते हैं। ठीक है, और चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये सब चीजें जो हैं ये बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटीज नहीं है। तो सोशल कंस्ट्रक्ट्स के पीछे जो है वो हम सब चल रहे हैं। तो एक डिबेट जो है वो चल रही है। मैंने आपको कहा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद ये डिबेट भी किसी तरीके से सेटल होगी और कोई पर्सपेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, वो चैलेंज करेगा, वो अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करेगा। तो हो क्या रहा है, दुनिया इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बाकी डिसिप्लिन्स में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारी इफेक्ट कर रही हैं आईआर की अपनी थिंकिंग को। फिर आईआर के अंदर भी डेवलपमेंट्स हो रही है। ठीक, तो ये सिर्फ एक रफ सी पिक्चर है कि ये जो हमारी थीरीज हैं, ये कैसे बन रही है। मैं सिर्फ ये समझाने की आपको कोशिश की है कि आईआर में थीरीज कैसे बनती हैं, या किसी भी डिसिप्लिन में थीरीज कैसे बनती हैं, कहां से आती हैं थीरीज। तो आईआर में ऐसे डिबेट से थीरीज आई हैं। ठीक, यानी एक थीरीज को, एवोल्यूशन को समझने का तरीका ये डिबेट्स है कि आप डिबेट्स देखो कि आईआर में मेजर डिबेट्स क्या हो रही है। लेकिन अगेन जिस तरह ये थीरीज जो है, ये मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप 10 लोगों को बिठाएंगे, वो 10 आपको कहेंगे कि दुनिया को समझने की सबसे बेहतर थीरी ये वाली है, दूसरा कहेगा वो वाली है। इसी तरह हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो इन डिबेट्स के बीच में भी कुछ डिबेट्स जो है वो मेंशन करें कि वो भी एक डिबेट थी। ठीक है, या उनके नजदीक अभी कोई 5वीं 6ठी डिबेट चल रही हो। अगेन ये रिसर्चर पे है, ये इंस्ट्रक्टर पे है, ये आप पे है कि आप कैसे दुनिया को देखते हो। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है दुनिया में जो फॉलो की जाती है वो ये है कि हम ट्रेडिशनली रियलिज्म से स्टार्ट करते हैं और फिर आखिर में आके हम जो है वो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स पे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो नए इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इसको उल्टा शुरू करते हैं, स्टार्ट ही अल्टरनेटिव से करते हैं। क्योंकि मैं या कोई भी आके इंस्ट्रक्टर आपको जिस वक्त रियलिज्म से स्टार्ट कराएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो पहली चीज से स्टार्ट होती है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, आपके जहनों में उसकी इंपॉर्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो आईआर के क्वेश्चंस, आईआर की फील्ड या आईआर की थीरीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, ये अनकॉन्शियसली मैं भी आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं अनफॉर्चुनेटली जो, या फॉर्चुनेटली जो भी बुक में आपका पैटर्न दिया हुआ है मैं उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। ठीक है, पहले रियलिज्म है, फिर लिबरलिज्म है, फिर ये है। इससे
आपको अनकॉन्शियसली हो सकता है कि हाँ रियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, या जिस वक्त आप बुक्स खोल के देखते हो आईआर की ट्रेडिशन, आपको नजर आता है कि पूरे पूरे चैप्टर्स जो हैं वो रियलिज्म और लिबरलिज्म से भरे हुए हैं। जिस वक्त बात आती है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की तो दो दो पेजेस हमें नजर आते हैं। ये भी एक आपको इफेक्ट करता है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं शायद होगी कि दो पर्सपेक्टिव हैं। तो ये एग्जैक्टली ये डिबेट भी यहाँ पे हो रही है। ठीक, ये अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं कि दुनिया जो इतनी मेस्ड अप है, या दुनिया जो इतनी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही, वो इसी वजह से कि हमने जो एक आर्टिफिशियल इम्पोर्टेंस कायम की हुई है कुछ पर्सपेक्टिव्स की, ठीक है, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। सारे पर्सपेक्टिव्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए। ठीक है, किसी भी आप 80% 90% यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको जो है वो स्टार्ट रियलिज्म से करवाएंगे। ठीक है, रियलिज्म के सारे एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, मोस्टली आपको मिलेंगे। तो कुछ इसमें है यूटिलिटी भी है, लेकिन वो आप डिसाइड करोगे जिस वक्त सारे पर्सपेक्टिव्स पढ़ लोगे कि इसमें से अच्छा पर्सपेक्टिव कौन सा है। ठीक है, और हमें कौन सा समझना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक, ये 4 डिबेट्स जो है वो आपको एटलीस्ट यूं आनी चाहिए। पहली डिबेट क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। सेटलमेंट भी मैंने यानी सब्जेक्टिव सेंस में यूज किया। सेटल करना, कोई बंदा शायद यहाँ पे मैंने उसको अपने आर्गुमेंट को वैलिडेट इस तरह किया, मैंने कहा कि वो सेटल इस सेंस में हुई है कि रियलिज्म एक विनर के तौर पे इमर्ज हुआ, और उसके एविडेंस में मैंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स और स्कूल्स और लिटरेचर आईआर में वो रियलिज्म का प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का लिटरेचर प्रोड्यूस होना या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाना, आप कह सकते हो कि ये कोई सक्सेस नहीं है। तो मैंने उस सेंस में नहीं कहा कि ऑब्जेक्टिव सेंस में कि वाकई क्लियर विनर ट्रुथ के तौर पे यही इमर्ज हुई है, लेकिन एक जनरल सेंस में जिस वक्त आप डिसिप्लिन को सामने रखते हो पूरे और देखते हो कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा स्कॉलर्स ज़्यादा रिसर्चर्स फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर पॉलिसीज बनी। पूरी कोल्ड वार जो है वो उसको रियलिज्म ने गाइड किया। ठीक है, कोल्ड वार अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो। ठीक, कोल्ड वार जब आप देखोगे आपको चलेगा कि रियलिज्म जो थी वो एक रेडीमेड गाइड थी कोल्ड वार के लिए। कोल्ड वार एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ यूएसए है, दोनों के पास जो है वो न्यूक्लियर आर्सनल है। आधे घंटे में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आपने जल्दी जल्दी पॉलिसीज बनानी है, आपके पास क्या ग्राउंड है आप पॉलिसी बनाओगे? तो थीरीज जो होती हैं वो आपको वो ग्राउंड प्रोवाइड करती है। तो उस वक्त रियलिज्म ने आपको एक ग्राउंड प्रोवाइड किया था। ठीक है, कि आपने कोई पॉलिसी बनानी है तो क्यों बनानी है, आपने अगले एक्टर की इंटेंशंस को, बिहेवियर को समझना है ना। ठीक है, कोई थ्योरी उसको समझने में आपकी मदद करेगी, कोई थ्योरी उसके एक्शन को प्रिडिक्ट करने में आपकी मदद करेगी, और फिर उस थ्योरी की बेस पे आप अपनी पॉलिसी जो है वो डिवाइस करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मुल्क या कोल्ड वार के केस में यूएसएसआर जो है वो कब ऑफेंसिव हो सकता है, वो कब अटैक कर सकता है, वो क्यों अटैक करेगा। ठीक, तो आपके पास उसकी कोई काउंटर पॉलिसी होनी चाहिए। तो रियलिज्म इस सेंस में जो है वो विनर था कि कोल्ड वार पूरा रियलिज्म ने हमें गाइड किया। ठीक है, हमें अच्छी, अगेन अच्छा जो है, मैं अच्छी कह रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव वर्ड है। ठीक है, आपके नज़दीक वो अच्छी पॉलिसीज नहीं हो सकती। ठीक? तो उसने हमें पॉलिसीज दी, लेकिन एग्रीमेंट वाकई नहीं है। एग्रीमेंट होता तो आज जो है वो सारे रियलिस्ट हुए हुए होते। एग्रीमेंट तो ट्रू सेंस में ये है ना कि आपने जिस तरह साइंस में एग्रीमेंट हो गया कि क्लासिकल फिजिक्स या वहाँ पे जो है वो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, कैसे करती है, सबका एग्रीमेंट हो गया। या साइंटिस्ट सारों का एग्रीमेंट है कि दुनिया जो है वो गोल है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, आपको दूसरे कैंप में जो है वो चंद पागलों के अलावा और कोई नजर नहीं आता। यानी एग्रीमेंट है साइंटिफिक कम्युनिटी का।
यहाँ पे ऐसा एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी भी रियलिस्ट हैं, अभी भी जो है वो लिबरल्स हैं, क्लासिकल लिबरल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्सपेक्टिव ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, दूसरा पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सपेक्टिव जो है वो 100% किसी एक इवेंट को, और यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे वॉर ले रहे हैं, कि उसको एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। वही बात है कि हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है। एक पर्सपेक्टिव कुछ एक्सप्लेन करेगा, दूसरा आके उसमें कुछ ऐड करेगा। जी, यहां पे खड़ा है अल्टरनेटिव अप्रोचेज में, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म समझने के लिए आपको मॉडर्निज्म समझना पड़ेगा। जब मॉडर्निज्म समझेंगे तो फिर पोस्ट पे जाएंगे ना, ठीक है। तो मॉडर्निज्म जो है सोशल साइंसेज में, वो इरा है जिसमें हमने ये सारी डेवलपमेंट की है, ये सारी थीरीज बनाई हैं, ये सारे कंस्ट्रक्ट्स हमने बनाए हैं, दुनिया को समझने के लिए हमने चीजें डिवाइस की हैं, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म सादा अल्फाज में आके इन सब चीजों को क्वेश्चन करता है, ठीक है। वो कहता है कि ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली ये सोशल कंस्ट्रक्ट हैं। नहीं, अगेन हम सोशल साइंसेज में कोई ऑब्जेक्टिव चीज तो नहीं ना बना रहे। मैं कोई थ्योरी बनाऊंगा, उसके पीछे आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट क्या होंगे? वर्ड्स होंगे, ठीक है। वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे होंगे, ठीक है। तो उन वर्ड्स में, उन आर्गुमेंट्स में, उन थ्योरीज में मेरा पर्सपेक्टिव भी झलक रहा होगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो, अगेन मैं कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिवली कोई चीज पड़ी हुई है। हम थिन एयर से जो है चीजें क्रिएट करते हैं, वो हवा में होती हैं, हम उन्हें वर्ड से क्रिएट करके ले आते हैं, कंसेप्ट वजूद में ले आते हैं, ठीक है। वो होता भी यही है सोशल वर्ल्ड में, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट आके हमारी इन सारी डेवलपमेंट्स को, कंस्ट्रक्ट्स को, तरीक़ाकार को वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये आपको 70s में मिल जाएंगे, फोको, डरीडा, इस तरह के स्कॉलर्स जिनने आके सारा काम आके जो है लिंग्विस्टिक्स से स्टार्ट हुआ था, लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये काम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आ गया, सोशल साइंसेज में आया, और वहां पे जो है हर चीज को इसने चैलेंज करना शुरू कर दिया, ठीक। पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ, पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत अच्छी है क्योंकि हमें हमेशा क्रिटिसिज्म की जरूरत रहती है। किसी भी चीज को डेवलप होने के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए हमेशा ये चाहिए होता है कि कोई ना कोई उसको क्रिटिसाइज करे, उसकी वीकनेस को सामने लाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करे। तो इस सेंस में पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत अच्छी है कि वो एक बड़ी अच्छी जो है वो क्रिटिक देती है आपको, ठीक। लेकिन वो आपको सोल्यूशन कोई नहीं देती। आपने सुना हो कि एक रीडल होती थी बचपन में कि एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा एसिड तैयार किया है जो हर चीज को जला देता है। फिर क्वेश्चन ये होता था कि उस एसिड को रखेंगे किधर? एक एसिड है जो हर चीज को जला देता है, उसको किधर स्टोर करेंगे? तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली वो एसिड है जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, लेकिन फिर अपने कोई ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं करता। ये क्वेश्चन करता है कि आप रियलिटी को समझ ही नहीं सकते, आप सोशल रियलिटी को समझ ही नहीं सकते, तो उस सोशल रियलिटी पे आपने जितना भी अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो क्वेश्चनेबल है। ये सारा हमने लिबरलिज्म, रियलिज्म, ये सारा जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है नॉलेज हमने, हम सोशल रियलिटी को, सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ये जितने भी हमने डेवलपमेंट की है, ठीक है, ये सारी क्वेश्चनेबल है। यानी हम इसको
इतना एब्सोल्यूट करके डील नहीं कर सकते। हम किसी को ये नहीं प्रेजेंट कर सकते कि ये जो है रियलिज्म वाकई दुनिया को एक्सप्लेन करता है या रियलिज्म की बेस पे पॉलिसीज बननी चाहिए। पोस्ट मॉडर्निस्ट आके इसको क्वेश्चन करेंगे, आपकी हर बात को क्वेश्चन करेंगे, ठीक। लेकिन क्वेश्चन करने तक बात सही है, फिर वो इस हद तक क्वेश्चन करेंगे कि आप ये कहोगे कि फिर सही क्या है, वो कहेंगे हमें नहीं पता। उन्हें ये पता है कि आप गलत हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सही क्या है। बस इस हद तक है। सादा अल्फाज में पोस्ट मॉडर्निज्म ये है। मैं बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ पोस्ट मॉडर्निज्म का, इससे शायद मैं बाइस्ड होके बोल रहा हूँ। जाके अपनी रिसर्च खुद करना।